ऑन पॉइंट न्यूज दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सीमा परिहार। आज के मुख्य समाचार। बजट में पीएलआई स्कीम पर रह सकता है जोर। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए हो सकते हैं और भी कई ऐलान। सुप्रीम कोर्ट में नीट पुनर्परीक्षा की याचिकाओं पर सुनवाई जल्द ही। 23 लाख स्टूडेंट्स के लिए बड़ा दिन। कम नहीं हो रही ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की मुश्किलें। पुलिस हिरासत में मां मनोरमा। अभिषेक बच्चन ने इंस्टा पर लाइक की तलाक वाली पोस्ट। ऐश्वर्या राय से अलग होने की खबर को मिला जोर। जो बीफ खाता है वो भगवान शिव की फोटो लेकर संसद में जाता है। पर्यावरण संरक्षण के साथ बिजली भी पैदा करेगा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। आज ही के दिन भारत के स्वतंत्रता विधेयक को मिली थी मंजूरी। पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी छिन सकती है। भारत ने जाने से मना किया। आफत नहीं जीवन है मॉनसून। आगमन से पहले नहीं होती तैयारी। और अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को जब अपना 6वां बजट पेश करेगी तो उनके सामने 2 रोड मैप सबसे बड़े होंगे। पहला, बजट में विकसित भारत के लिहाज से इंडस्ट्री आधारित बजट तैयार करना और दूसरा, उन इंडस्ट्री को बढ़ावा देना जो रोजगार अधिक मुहैया करा सके। यही नहीं, उनके समक्ष ये बात भी अहम होगी कि उद्योग जगत के तहत आने वाले अलग अलग सेक्टर्स में आ रही बुनियादी मुश्किलों से राहत कैसे प्रदान की जाए। इसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के बजट में तारतम्य स्थापित करना भी काफ़ी अहम होगा। 1 फरवरी 2023 को पेश किए गए आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि अमृत काल का विजन एक सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था को प्रतिबिंबित करेगा। ऐसे में 2024 का आम बजट उसी लक्ष्य को मूर्त आकार देने की दिशा में काम करेगा। पीएचडी चैम्बर, सीआईआई जैसे औद्योगिक संगठनों ने वित्त मंत्री से मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने वाली नीति पर जोर देने के लिए कहा ताकि वर्ष 2030 तक जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी 25% तक पहुंच सके। अभी ये हिस्सेदारी मात्र 16% है। औद्योगिक संगठनों ने सरकार से भूमि श्रम संबंधी नियमों में बदलाव लाने के साथ साथ कारोबार से जुड़े अनावश्यक नियमों को हटाने की भी मांग की है। उच्चतम न्यायालय में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यूजी नीट 2024 परीक्षा के फिर से आयोजन की मांग वाली 40 से अधिक याचिकाओं पर आज सुनवाई हुई। देश भर से 23 लाख से अधिक छात्र छात्राओं वाली राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा 5 मई को आयोजित इस मेडिकल, डेंटल, आयुष और नर्सिंग स्नातक प्रवेश परीक्षा को रद्द करके फिर से आयोजन की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ व 2 अन्य न्यायाधीशों न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की खंडपीठ द्वारा की गई। लंबे समय से विवादों में घिरी पूजा खेड़कर की मुश्किलें कम होने का काम नहीं ले रही है। पिछले दिनों उनकी मां भी विवादों में आई थी जब उनके हाथ में पिस्टल लहराते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इस घटना के बाद से ही पूजा की मां और पिता दोनों ही फरार चल रहे थे। वहीं पुणे ग्रामीण पुलिस ने इस मामले को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। पुणे ग्रामीण पुलिस के SP पंकज देशमुख ने बताया है कि IAS प्रशिक्षु पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर को महाड़ हिरासत में ले लिया गया है। प्रशिक्षु IAS अधिकारी पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर को पुणे पुलिस ने कथित तौर पर अवैध बंदूक रखने के आरोप में गिरफ्तार किया है। अभिषेक बच्चन ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर तलाक से जुड़ा एक पोस्ट लाइक किया जो अब सोशल मीडिया पर फैंस का ध्यान खींच रहा है। पोस्ट में लिखा है, जब प्यार आसान नहीं रह जाता, जो कपल लंबे समय से शादीशुदा हैं वो एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। उनके इस फैसले की वजह क्या है और ग्रे तलाक क्यों बढ़ रही हैं? सोशल मीडिया पर एक्टर की ये एक्टिविटी तब सामने आई जब ऐश्वर्या राय ने बिजनेसमैन अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में बच्चन परिवार से दूर अकेले शिरकत की थी। ऐश्वर्या राय और बच्चन फैमिली के बीच अनबन की अफवाहें पिछले काफी लंबे वक्त से उड़ रही हैं। वहीं अब अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या के अलगाव की भी अफवाहें उड़ने लगी हैं, जिसे हवा तब मिल गई जब अभिषेक और ऐश्वर्या अंबानी वेडिंग में अलग अलग पहुंचे थे। राजस्थान बीजेपी प्रमुख CP जोशी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लेकर एक विवादित बयान दिया है। जोशी ने दौसा जिले में पार्टी की एक बैठक में कहा कि जो लोग बीफ खाते हैं वे संसद में भगवान शिव की तस्वीर दिखाते हैं। CP जोशी का राहुल को लेकर दिए गए बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। CP जोशी ने किसी का नाम लिए बगैर कहा, भारत चीन लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तनाव है और राहुल गांधी चीन के राजदूत के साथ बैठते हैं। जो बीफ खाता है वो संसद में महादेव की तस्वीर लेकर आते हैं। इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर्यावरण संरक्षण के साथ बिजली भी पैदा करेगा। एक्सप्रेस वे के दोनों किनारों पर पर्यावरण संरक्षण के लिए 25,000 से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। साथ ही 1700 हेक्टेयर भूमि पर प्रदेश का सबसे लंबा सोलर पार्क भी विकसित किया जाएगा। इससे 450 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन होगा। इसका निर्माण उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी यूपीडा की देखरेख में BOO बिल्ड ऑन एंड ऑपरेट मॉडल पर किया जा रहा है। एक्सप्रेस वे के दोनों किनारों पर विकसित होने वाले सोलर पार्क से 450 किलोवाट ऊर्जा का उत्पादन हो सकेगा, जिससे 1 लाख घरों में बिजली की आपूर्ति की जा सकेगी। एक्सप्रेस वे पर बांदा और जालौन में औद्योगिक कॉरिडोर भी विकसित किया जा रहा है। इतिहास में 18 जुलाई का दिन भारत में एक सुखद घटना के साथ दर्ज है। बता दें कि ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया था, जिसे आज ही के दिन 1947 को मंजूरी मिली थी। वहीं 1955 में परमाणु ऊर्जा से उत्पादित बिजली को व्यावसायिक रूप से पहली बार बेचा गया था। पाकिस्तान से अगले साल फरवरी-मार्च में प्रस्तावित चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी छिन सकती है। कोलंबो में 19 जुलाई से ICC अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की अहम बैठक में इसकी घोषणा हो सकती है। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलने के भारत के निर्णय को इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर बोर्ड का साथ मिल रहा है। BCCI के पाक में नहीं खेलने के फैसले और फिर वेन्यू बदलने को अन्य देशों के क्रिकेट बोर्ड का भी ICCI की बैठक में साथ नहीं मिलेगा। भारत ने पाकिस्तान में नहीं खेलने का फैसला किया है। ऐसे में पूरा टूर्नामेंट ही खटाई में पड़ सकता है। सूत्रों के अनुसार अब चैंपियंस ट्रॉफी के श्रीलंका अथवा दुबई में होने के आसार हैं। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के सूत्रों के अनुसार BCCI की पैठ से ट्रॉफी का आयोजन छिनना तय है। मॉनसून के आगमन के साथ ही देश के हिस्से जो कुछ दिन पहले पानी के लिए व्याकुल थे, पानी पानी हो गए। जैसे ही प्रकृति ने अपना आशीष बरसाया और ताल तलैया नदी नाले उफान कर धरा को अमृतमय करने लगे, समाज का एक वर्ग इसे जल प्रलय, हाहाकार जैसे शब्दों से निरूपित करने लगा। असल में जब धरती तप रही थी, तब समाज को अपने आसपास के कुएं, बावड़ी, तालाब, जोहड़ और नदी से गंदगी को साफ करना था। उनमें जम गई गाद को खेतों तक ले जाना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए जो पानी पूरे साल के लिए धरती को जीवन देता, वो लोगों को समस्या लगने लगा। ये बात समझनी होगी कि नदी, नहर, तालाब और झील आदि पानी के स्रोत नहीं है। हकीकत में पानी का स्रोत मानसून है या फिर ग्लेशियर। तालाब और नदी आदि तो उसे सहेजने के स्थान मात्र है। हम मानसून की नियामत को सहेजने के इन स्थानों को गर्मी में तैयार नहीं करते, इसलिए भी जल भराव होता है। आज गंगा यमुना के उद्गम स्थल से लेकर छोटी नदियों के किनारे बसे गांव, कस्बे तक बस यही हल्ला है कि बरसात ने खेत, गांव सब कुछ उजाड़ दिया। लेकिन मानसून के विदा होने के बाद इन सभी इलाकों में पानी की एक एक बूंद के लिए मारामारी देखने को मिलेगी। मानसून के जल का विस्तार हमारी जमीन पर नहीं हुआ है, बल्कि हमने ही जल विस्तार की नैसर्गिक जमीन पर अपना कब्जा जमा लिया है। आज बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी इसी तरह की ताज़ा तरीन जानकारियों को पाने के लिए जुड़े रहिए ऑन पॉइंट भारत के साथ। धन्यवाद।